सुबह सुबह का वक्त था। अनामिका अपनी सास को चाय देती है और निर्मला चाय के कप की तरफ गौर से देखते हुए बोलती है। अरे दादा, ये क्या है बहू? अरे क्या है ये बहू? इतनी ठंडी चाय? अरे इतनी ठंडी चाय तो फ्रिज में रखे ना होए जितनी तूने दे दी। अरे सारी मलाई देखिए ऊपर ही ऊपर हो रखी है। जा छान के लेके इसको, हो सके ना थोड़ी गरम अच्छे से करके लेके आइयो। निकम्मी निठोली कहेगी। जी माँ जी, अभी मैं चाय छान कर लाती हूँ। अनामिका रसोई में जाती है और चाय छान कर लाती है और वापस से अपनी सास को दे देती है। अरे नास पीटी कहेगी, छानने के लिए बोला वो तो सुन ली, लेकिन गरम कौन करेगा, तेरा बाप आकर। अरे इतनी ठंडी चाय है, जा जल्दी से गरम करके लेके आ इसको। जी माँ जी, अभी गरम करके ले आती हूँ। अनामिका बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और चाय गरम करते हुए खुद से बोलती है। हे भगवान, कितने नखरे हैं मेरी सास के। कभी चाय में मलाई है, कभी चाय ठंडी है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे 2 घूंट चाय तो पीनी होती है इनको, उसमें भी 10 नखरे। लगता है ना सठिया गई है बुढ़िया। अनामिका तीसरी बार फिर से चाय गरम करके अपनी सास के पास ले जाती है और आखिरकार इस बार निर्मला चाय पी ही लेती है और अनामिका को एक राहत की सांस आती है। तभी निर्मला बोलती है। ए बहू, निखोटी गई की, आज खाने में क्या बना रही तू? माँ जी, अब आप ही बता दीजिए क्या बनाना है। अरे तेरे को काम तो करने नहीं होते, सारे काम मैं ही बताऊं तेरे को। चल छोड़, आज ना वैसे ना तू कढ़ी चावल बना ले, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने को। ठीक है माँ जी, कढ़ी चावल बना देती हूँ। अरे अरे रुक, कढ़ी चावल से ना मेरे पेट में ना थोड़ी सी गैस सी बन जाती है, तो एक काम कर, उसको छोड़ दे, तू राजमा चावल बना ले। ठीक है माँ जी, फिर मैं राजमा चावल बना देती हूँ। अनामिका रसोई में जाती है और दोपहर के खाने के लिए राजमा भिगो देती है, जिसके बाद वो घर के बाकी कामों में लग जाती है। दोपहर को अनामिका राजमा बनाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर निर्मला आती है और बोलती है। बहू क्या कर रही है? आपकी मैयत पे नाच रही हूँ। अरे डायन, तेरे से कुछ पूछा है तो थोड़ा सा भौंक ले, क्या हो जाएगा? माँ जी, राजमा को छौंक लगाने जा रही थी। आपने बोला था ना राजमा बनाने के लिए। अरे वो सब छोड़, तू एक काम कर, राजमा मत बना। पर क्यों माँ जी? मैंने तो राजमा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और सारा मसाला भी तैयार कर लिया है। तेरे को सुबह कहा था मैंने राजमा चावल बना दे, उस टाइम मेरा मन था, लेकिन अब नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? तू एक काम कर, तू ना बढ़िया सी ना आलू की सब्जी और पूरी बना दे। और ये भीगे हुए राजमा, इसका क्या करूँ? अरे अरे कोई बात नहीं, वो भी खा ही लेंगे, लेकिन जो मैंने बोला है ना चुपचाप से वही जाके बना। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। अनामिका गुस्से में लाल पीली हो जाती है और खुद से बोलती है। मारो, मुझे मारो। मेरी सास के नखरे के कारण मैं पागल हो गई हूँ। कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। इतने नखरे तो नई नवेली दुल्हन भी नहीं करती है। कभी कभी तो मन करता है ना कि इसे गोबर खिला दूं, बुढ़िया कहेंगी। हे भगवान, ऐसे नखरे वाली सास मुझे ही देनी थी क्या? नहीं देते तो भी चलता, लेकिन ये क्यों दे दी? पता नहीं ये बुढ़िया है या फिर डायन है, किसी दिन खाकर ही मानेगी मुझे। बेचारी अनामिका राजमा छोड़कर आलू पूरी बनाने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद अनामिका गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगाती है और निर्मला को आवाज देती है। माँ जी आइए, खाना लगा दिया है, खा लीजिए। अरे आ रही हूँ, सुनाई देगी मुझे। निर्मला आती है और टेबल पर बैठ जाती है और जोरदार डकार लेती है। तभी अनामिका बोलती है। माँ जी क्या हो गया आपको? इतनी लंबी डकार क्यों ले रही हो? अच्छा कोई नहीं, माँ जी खाना परोस दूं आपको? अरे अरे मुझे खाना मत दे, वैसे भी ना मेरा पेट ना भरा भरा सा लग रहा है। क्या कहा? पेट भरा हुआ है? पर कैसे? अरे अरे मैं तेरे को कह के गई थी ना, मेरा आलू पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन अचानक से ना मुझे चाट पापड़ी खाने का मन हो गया था, तो मैं रुक ही नहीं पाई, तो बाजार गई, खा पी के आ गई। अब मेरा पेट फुल है, तो ये खाना नहीं खाना मुझे अब। और माँ जी, जो ये मैंने इतने प्यार से आलू की सब्जी और पूरी बनाया, इसका क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, खराब थोड़ी हो रहा है। अनामिका को अपनी सास की इस बात से बेइंतहा गुस्सा आता है, पर बेचारी सारे गुस्से का घूंट पी जाती है और कुछ नहीं कहती। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे एक दिन निर्मला की सहेली विमला उसके घर आती है और बोलती है। अरे निर्मला बहन, कहाँ पर हो तुम? घर पे हो कि नहीं? अरे तेरे ससुर की शादी करवा रही हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरे सामने खड़ी हूँ। अब वैसे तो बड़े दिनों बाद आई है, तेरी सास वास तो नहीं मर गई? तभी खुशी खुशी आई है शायद से तो। अरे नहीं नहीं,
वो तो मैं तुझे कीर्तन का न्योता देने आई थी। मैंने अपने बेटे का ना रिश्ता तय कर दिया है, तो इसी खुशी में ना मैंने कीर्तन रखा है घर में। आ जाना टाइम से। अरे बहुत बहुत बधाई हो विमला बहन। धन्यवाद बहन। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, और तुझे देख के ना और अच्छी हो गई मैं तो। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, विमला को तू देखती रहेगी क्या? जा चाय नाश्ता बना के लेके आ। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं करूँगी निर्मला। वो तेरी बनारसी साड़ी है ना, वो साड़ी ना मुझे एक बार दिखा दे, क्योंकि मुझे ना उस टाइप की एक साड़ी खरीदनी है। अरे रुक रुक, मैं ना अभी लेके आती हूँ। निर्मला साड़ी लेने के लिए चली जाती है। तभी विमला अनामिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है और बोलती है, बहू कैसा चल रहा है तेरा जीवन? सास बहू के बीच में कोई नोक झोंक तो नहीं है ना? बस पूछिए मत आंटी जी, जीना हराम हो रखा है, बस जिंदगी कट रही है और कुछ नहीं। अरे बेटा मैं समझ नहीं पा रही कि तू कहना क्या चाह रही है, और वैसे भी मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तो मुझे खुल के बता सकती है। तभी तो तेरी सास को झूठ मूठ का बहाना दे के ना मैंने साड़ी के लिए भेज दिया, ताकि तू मुझे बता सके, क्योंकि तेरी उदासी ना मुझे नजर आ गई है। तो बता बेटा क्या बात है? आप तो माँ जी के स्वभाव को जानती है ना, बस उनके ही नखरे झेलती रहती हूँ सारा दिन। अरे तेरी सास की नाक ही इतनी ऊंची है ना, हर काम में नखरे करती रहती हैं। अनामिका और विमला खुसर फुसर ही कर रही होती है। तभी निर्मला हाथों में साड़ी लिए आती है, जिसे देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। विमला साड़ी को उलट पलट कर यूं ही देखती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कीर्तन वाला दिन आ जाता है। अनामिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा कमरे में आइए मेरे। आ रही हूँ माँ जी। जी कहिए माँ जी, क्या हुआ? वैसे एक बात बता, इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी? माँ जी आपने अभी तक साड़ी डिसाइड नहीं करी? अरे तेरे से जो पूछा गया है वो बता ना, मुझ पे कौन सी अच्छी लगेगी? ये लाल वाली या ये पीली वाली या ये हरी वाली या ये ऑरेंज वाली? बता इनमें से कौन सी अच्छी लगेगी? माँ जी कीर्तन में तो जाना है, लाल पीली में से कोई सी भी पहन लो, दोनों अच्छी लगेंगी। अरे तेरे को सीधे सीधे बताने के लिए बोला ना, दोनों में से बता एक कौन सी पहनूं? अच्छा तो एक काम करो, आप ये लाल वाली पहन लो, ये अच्छी लग रही है। इतना कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और फिर से तैयार होना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद अनामिका तैयार होकर अपनी सास के कमरे में जाती है और निर्मला तैयार होकर अपने आप को शीशे में देख रही होती है। तभी अनामिका बोलती है, माँ जी चलिए ना कीर्तन में, देर हो चुकी है और अब तो कीर्तन भी शुरू हो गया होगा। बहू ये साड़ी पहनी ना मैंने, मुझे मजा सा नहीं आया इस साड़ी में, मुझे अच्छी नहीं लग रही मेरे पे ये साड़ी। माँ जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप चलिए। अरे अरे बहू रुक जा, मैंने लाल की जगह ना हरी वाली पहन के आती हूँ, वो अच्छी लगेगी मेरे पे। माँ जी अब चले, आधा घंटा लगा दिया आपने साड़ी बदलने में। अरे चल चल ना, कितना वक्त लगाती है तू। अरे वैसे तो ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही है। निर्मला और अनामिका कमरे से बाहर बरामदे में आते हैं। तभी निर्मला अपने हाथ में लिए हुए पर्स को देखकर बोलती है, अरे सत्यानाश हो गया बहू, ये देख ये क्या हो गया। अरे क्या हो गया माँ जी, अब सब ठीक तो है ना? अरे बहू ये देखना, मेरी साड़ी से ये पर्स मैच नहीं हो रहा। मुझे ये पर्स मैच करना है ना अपनी साड़ी से, मुझे ऑरेंज वाली साड़ी पहननी पड़ेगी, उसी से मैच होगा ये। माँ जी हम किसी की शादी में थोड़ी जा रहे हैं, कीर्तन में जाना है, आप चलिए ना ऐसे ही। अरे तू चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो जाए वहाँ पे जाके? मैं नहीं जाऊंगी ऐसे, तू थोड़ी देर और रुक जा, मैंने ये जल्दी से जल्दी ना साड़ी बदल के आती हूँ। माँ जी आप पहले ही इतना देर कर चुकी हैं, आपकी साड़ी बदलने के चक्कर में कीर्तन भी समाप्त हो जाएगा। अरे नहीं हो रहा कीर्तन खत्म, तू अभी रुक जा बस थोड़ी देर, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। निर्मला फिर से अपने कमरे में जाती है और तकरीबन 1 घंटे बाद एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आती है और अपनी बहू के आगे खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर अपना पर्स दिखाते हुए बोलती है, अरे अब देख मैं कैसी लग रही हूँ ना कैटरीना कैफ जैसी। थोड़ी सी उम्र में ज्यादा हूँ लेकिन उसी के मुताबिक हूँ मैं। अरे मुँह क्या देख रही है? अब चल ना, आप चलते हैं कीर्तन में। अब कीर्तन में जाकर क्या करेंगी माँ जी आप 1 बजे से तैयार हो रही हैं, 4 बजा दिए हैं, अब कीर्तन की तो मंडली भी घर चली गई होगी। चल कोई बात नहीं, कीर्तन खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इतना तैयार हुई हो, थोड़ी सी लग रही हो कैटरीना कैफ जैसी, तो तू मेरी 1-2 फोटो तो खींच सकती है ना, इतना तो काम ही कर सकती है तू मेरे लिए।
इतना कहकर निर्मला अनामिका के हाथ में अपना फोन थमा देती है और फोटो क्लिक करवाने के लिए तरह तरह के पोज बनाने लगती है। तकरीबन 1 घंटे तक अनामिका कभी बैठकर, कभी टेढ़ी होकर, कभी बेचारी सोफे पर चढ़कर, तो कभी जमीन पर लेटकर अपनी सास के अलग अलग एंगल से बढ़िया बढ़िया तस्वीर लेती है। जिसके बाद निर्मला क्लिक की हुई सारी फोटो को देखते हुए बोलती है, अरे नाच पीटी कहेगी, तेरे को फोटो खींचने नहीं आती? कितनी गंदी संदी फोटो खींची है। अरे डिलीट कर इसको। अरे इसमें देख, मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, इसमें मेरा मुंह अच्छा नहीं आ रहा। अरे इसमें तो मेरी साड़ी की पैटर्न नहीं आ रहे। इतनी साड़ी अच्छी पहनी किस लिए पहनी? मैंने फोटो के लिए ना। और इसमें तो मेरे बाल ही इतने अजीब दिख रहे। तू बोल नहीं सकती बाल ठीक नहीं है मेरे? सारी फोटो का सत्यानाश कर दिया तूने। तेरे को तो ढंग की खींचनी भी नहीं आती, तेरे को बोल के ही बेकार किया मैंने। हे भगवान, क्या करूँ इस डायन रूपी सास का। इनके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। इनकी इतनी सारी फोटोज ले ली, मेरे कोहनी और मेरे पैर छिल गए, लेकिन इनको फोटोज पसंद ही नहीं आ रही हैं। अरे चली जा बहू तू। तेरे को एक फोटो लेने के लिए बोली, वो भी ढंग की। तूने 10 ली है, लेकिन एक भी ढंग की नहीं आई है। इससे अच्छा ना मैं सेल्फी ही ले लेती। मैं अपने हाथों से फोटो खींचूंगी ना तो मैं बिल्कुल हीरोइन लगूंगी और मैं अच्छी भी लगूंगी। खामखा सारी फोटो का सत्यानाश कर दिया तूने बस, और इतना ज्यादा टाइम खराब कर दिया मेरा, वो अलग किया तूने। बेचारी अनामिका अपने बाल नोचती हुई कमरे में जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अनामिका अब अपनी सास के नखरों से बहुत ही थक चुकी थी। ऐसे एक दिन अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। निर्मला घबराकर जल्दी से लेडी डॉक्टर को बुलाती है। लेडी डॉक्टर निर्मला से कहती है, जी मुबारक हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मन कर रहा है नाचूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए ज्यादा काम न करवाएं उससे। ठीक है, जैसा आप कहो। अब आएगा ना मजा। सासू माँ ने मुझे बहुत परेशान करा है। अब इनको मैंने इनकी नानी याद न दिला दी तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर के कहे अनुसार निर्मला अनामिका का ध्यान रखना शुरू कर देती है। घर का सारा काम, खाना पीना निर्मला को ही करना पड़ता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती। और एक दिन काम करके निर्मला बस आराम से लेटी थी, तभी अनामिका उसे आवाज देती है, माँ जी, जल्दी मेरे कमरे में आइए ना। बहू क्या हुआ? सब ठीक है? तेरी तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर को बुला दूं क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर को नहीं बुलाना है। वो मेरा ना बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए बना के ला दो ना। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी बना के लेके आती हूँ तेरे लिए। निर्मला रसोई में जाती है और बादाम का हलवा बनाकर अपनी बहू के लिए लाती है, जिसे देखकर अनामिका कहती है, नहीं माँ जी, अब मेरा मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, अब मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए गोलगप्पे बना दीजिए। अरे तेरे को गोलगप्पे खाने? पहले बताती, मैं तेरे लिए बना के लेके आती हूँ गोलगप्पे। निर्मला फिर से रसोई में जाती है और अपनी बहू के लिए गोलगप्पे बनाना शुरू करती है। पर जैसे ही गोलगप्पे ले जाकर वो अनामिका को दे देती है, अनामिका गोलगप्पा के लिए मना करके निर्मला को मीठी खीर बनाने के लिए बोल देती है। निर्मला फिर से किचन में जाती है और खीर बना देती है। इस भागम भाग्य में निर्मला पसीना पसीना हो चुकी थी और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, कितने नखरे हैं बहू के। कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट है पता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी सब। ऐसे अगली सुबह अनामिका फिर से अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ बहू, बोलो। माँ जी, मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे बालों में नारियल का तेल लगा दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। पर माँ जी, मेरे बालों में ना तेल को थोड़ा गरम करके लगाना, हल्का गरम तेल लगाने से ना बाल मजबूत होते हैं। निर्मला रसोई में जाती है और नारियल का तेल गरम करके लाती है और अपनी बहू के बालों में लगाने के लिए बैठ जाती है। तभी अनामिका फिर से बोलती है, माँ जी, मेरा ना चाय पीने का भी मन कर रहा है, 1 कप चाय भी बना दीजिए मेरे लिए। ठीक है बहू, अभी बना के लेके आती हूँ। निर्मला फटाफट से चाय बना कर लाती है। माँ जी, चाय के साथ थोड़े पापड़ मिल जाते तो मजा ही आ जाता, आप जाकर ना थोड़े पापड़ ले आइए। बहू ठीक है, अभी बना के लेके आती हूँ पापड़। निर्मला फिर से जाती है और पापड़ तलकर लाती है। ऐसी अनामिका निर्मला को सीढ़ियों पर ना जाने के कितने चक्कर लगवाती है और बेचारी निर्मला पूरी तरीके से अब हाफना शुरू कर देती है और कमरे में आकर बोलती है, देखो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कितना ज्यादा काम कराती है रे तू। अरे मैं महारानी बनी थी, तूने तो नौकरानी बना दी सीधा, झाड़ू पोछा खाना पीना। अरे एक काम हो तो ठीक है,
10 काम बता देती है, वो भी अलग नहीं एक ही साथ ही। कितना संभालूं मैं तेरे दोनों। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पकड़। अरे बहू, मैं इतना नहीं कर पाती काम। अरे तेरे सामने मैं दोनों हाथ जोड़ती हूँ, तू कहे तो अपने पैर भी जोड़ लूं। पर मुझे माफ कर, मेरे से नहीं हो पाएगा इतना काम। बस इतने में थक गई माँ जी? एक बार जरा मेरे बारे में सोचिए, आप क्या क्या काम करवाती थी मुझसे, कैसे कैसे झेलती थी मैं आपको। अनामिका की बात सुनते ही निर्मला अपने किए हुए नखरों को याद करती है और अपनी गलती का उसे एहसास होता है। और कुछ वक्त बाद अब निर्मला हमेशा के लिए नखरे करने से तौबा कर लेती है। रुचि को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एक दिन रुचि के पिता मोहन रुचि के लिए मिठाई लाते हैं और उसे मिठाई खिलाते हुए कहते हैं, अरे बिटिया मिठाई खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पापा मिठाई तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो? अभी तो इलेक्शन का समय भी नहीं है जो इलेक्शन जीतने की खुशी हो। लेकिन फिर आखिर बात क्या है जो आप इतने ज्यादा खुश हो, मुझे भी बताओ ना। अरे मैंने तेरे लिए मौसम विभाग में बात करी है। अरे वहाँ पर तेरी नौकरी लगवा दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू नौकरी तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो तेरा कभी मन लगा नहीं, तो नौकरी कोई तेरे को खाक देगा। इस खातिर हमने अपना विधायक होने का फायदा उठाया और पैसा खिलाकर तेरे लिए नौकरी उठा लिया। अब तू ना नौकरी करेगी, समझे? लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वहाँ नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो घर में ही खुश हूँ। फिर भी आपने मेरी वहाँ अगर नौकरी लगवा दी है, फिर भी आपने मेरी वही नौकरी लगवा दी। मैं आपको घर में अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगी और नौकरी करने तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर आपको अपनी विधायकी छोड़ के ये नौकरी करनी है तो आप कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। अरे पागल हो गई है का? अरे इतनी अच्छी नौकरी लगवाए हैं तेरे को, अरे सरकारी है, थोड़ी बहुत मेहनत करेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तेरा बाप ने इतनी मेहनत किस नौकरी को लगवाने के लिए, तो तू थोड़ी मेहनत नहीं कर सकती? तुझे दिक्कत हो रही है? अरे थोड़ी मेहनत करेगी तो तरक्की भी मिलेगी। और बात रही शादी की, अरे क्या बोलेंगे बोलो कि विधायक की बेटी अनपढ़ है। पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे विधायक की बेटी अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और आपने मेरी नौकरी लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, मैं बता रही हूँ, मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तेरा बाप भी जाएगा। अरे इतनी कोशिश करके नौकरी लगवाए है और तू नौकरी में नखरे दिखा रही है। अरे जाना तो पड़ेगा तुझे नौकरी करने के लिए। कल से ना ज्वाइन कर लियो, वरना एक बात याद रख, अगर नौकरी नहीं करेगी ना तो अच्छे घर का रिश्ता नहीं मिलेगा और पूरे दिन की बर्तन घिसना पड़ेगा, सोच ले। अपने पिता की बात को रुचि मान लेती है और नौकरी के लिए भी तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद रुचि को नौकरी की जानकारी मिलती है और वो नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता है और कुछ दिन बाद रुचि को देखने विनोद नाम का लड़का अपनी माँ भावना के साथ आता है और भावना को रुचि बहुत सुंदर लगती है। उसे देखकर वो कहती है, भाई साहब आपकी बेटी तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, हीरा है हीरा। मुझे तो देखकर ही पसंद आ गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप बता दीजिए, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? क्योंकि मुझे बहू चाहिए तो रुचि ही। अरे ऐसे कैसे बातें कर रही हो बहन जी? आपका बेटा भी तो इतना अच्छा है। अरे विनोद कितना अच्छा कमाता है और मुझे काफी पसंद भी है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। अरे आप शादी की बात बढ़ाइए। जी पिताजी, मुझे भी विनोद पसंद है। बाकी आगे जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। सच में भाई साहब आपकी बेटी बहुत ही समझदार और गुणी है। मुझे तो काफी पसंद आई, कैसे अपने पिता की बात को ही मान लिया इसने। वैसे मौसम विभाग में काम करती है ना आपकी बेटी? मौसम की तो सभी जानकारी रहती होगी आपकी बेटी को। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बेटी तो मेरे मौसम की सारी जानकारी रखती है। अभी कुछ समय पहले वहाँ पर नौकरी लगी इसकी, बड़ी ही खुशनसीबी थी हमारी। अरे बहुत समझदार बेटी है ना। अरे अपने दम पर नौकरी पाया है इसने। और एक बात बताएंगे बहन जी, हमारी बेटी तो हमको कोई काम ही नहीं करने देती। अरे सारा काम तो खुद ही कर लेती है। बहुत गर्व होता है कि हमारी बेटी इतनी समझदार है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे भी मौसम विभाग में काम करने वाली बहू मिलेगी, मुझे भी तो कितना गर्व होगा। भाई साहब अब हम जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। जितनी जल्दी रिश्ता हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, पंडित जी से हम तारीख निकलवा लेंगे और उतना ही अच्छा होगा।
क्योंकि देरी का काम मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोनों परिवार आपस में बात करके शादी की तारीख तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि की शादी विनोद से हो जाती है। शादी के बाद रुचि वहाँ पर यानी कि अपने ससुराल में आ जाती है और कुछ ही दिनों में अपने घर को भी संभाल लेती है। ये सब देखकर भावना को बहुत अच्छा लगता है। भावना अपनी बहू की तारीफ करते हुए रुचि से कहती है, बहू सच में जब से तू आई है ना, तब से हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तूने अच्छे से घर को संभाल लिया है, हमें संभाल लिया। लेकिन बहू, तू शादी के बाद से अभी तक अपनी नौकरी पर क्यों नहीं जा रही है? तू नौकरी कब से शुरू करेगी, अपने मौसम विभाग वाली? माँ जी, शादी के लिए मैंने कुछ महीने पहले ही छुट्टी ली थी। अब तो शादी हो गई है, तो मुझे 1 तारीख से वापस काम पे जाना है। पर माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो छोड़ भी दूंगी। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा परिवार है, बाद में नौकरी है। अरे नहीं नहीं बहू, छोड़ना बिल्कुल भी मत। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटे दोनों ही साथ कमाए, कोई भी किसी पर निर्भर ना हो। क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं होती, खुद को भी ज्यादा तैयार करते हैं कि वह शादी के बाद भी काम करे। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है शादी के बाद अगर काम करेंगे तो, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहू आत्मनिर्भर है। कुछ ही दिनों बाद रुचि वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगती है। भावना भी काफी खुश होती है और वो पूरे मोहल्ले में अपनी बहू के बारे में बता देती है और सभी से वो मौसम विभाग में काम करने वाला बहू का गाना ही गाती रहती। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला भावना के घर पर आती है और भावना से कहती है, अरे भावना, क्या बात है, तेरी मौसम विभाग वाली बहू कहाँ है आजकल? उसको बुला तो और उससे पूछ कि आज मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना है। उससे न पूछ ले कि रास्ते में तेज धूप होगी या बारिश होगी, तब मैं सोचूंगी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मेरी बहू मौसम विभाग में काम करती है तो वहीं पर होगी ना। अच्छा, उससे फोन लगा के तो पूछ कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कि बारिश होगी या धूप होगी, क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी के लिए ना रिश्ता देखने जाना है। विमला के कहने पर भावना अपनी बहू से मौसम का हाल पूछती है। उसके बाद वो विमला को बताती है, मेरी बहू कह रही है कि आज का मौसम काफी सुहाना रहेगा, कहीं कहीं बरसात के अनुमान नहीं है, तो तू जा सकती है। भावना की बात सुनकर विमला अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर बहुत जोर की बारिश होती है और विमला नाले में गिर जाती है। जैसे तैसे वो घर पर आती है, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो सीधा भावना के घर जाती है। विमला को ऐसे नाले का कीचड़ लगा देखकर भावना कहती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे भीगी हुई क्यों है? तेरी बहू ने मुझे गलत बताया मौसम की जानकारी, क्योंकि मैं बिना छाते के गई थी बाहर इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं नाली में गिर गई। और ये सब न तेरी बहू की वजह से हुआ है। उसने मुझे गलत जानकारी दी मौसम की। ऐसा मेरी बहू की क्या गलती है? मेरी बहू ने तो अनुमान लगाकर ही तुझे बताया था ना। और अगर अनुमान गलत लग गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? सबका ही गलत लग जाता है कभी कभी। और रही बात भीगने की, तो वो तो तेरी गलती है ना, तुझे छाता लेकर जाना चाहिए था। ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। जब भी कोई भावना से मौसम का अनुमान पूछता तो रुचि जो भी बताती वो हमेशा गलत ही निकलता। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और जो भी वो कुछ बोलती उसका उल्टा ही हो जाता। कुछ दिनों बाद रुचि रोते हुए घर आती है। ये देखकर भावना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? माँ जी, मैं मौसम विभाग में ना हमेशा गलत जानकारी देती थी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। चलो शुक्र है उन्होंने तुझे खुद निकाल दिया, वरना मैं तुझे बोल नहीं रही थी तो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि एक भी मौसम विभाग की जानकारी तूने सही नहीं दी है। मौसम विभाग में काम करने वाली बहू बस घर में ही काम करने लगती है, क्योंकि उसके अनुमान तो सारे गलत ही होते हैं। और गलत हो भी क्यों ना हो, क्योंकि पढ़ लिख कर उसने ये नौकरी हासिल थोड़ी की थी, बल्कि अपने पिताजी की सत्ता की वजह से उसको ये नौकरी मिली थी।